कली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका सांवला रंग स्वयं ही गेहुआ नाभा की कांति को स्पष्ट करता जा रहा था। बड़ी दी पन्ना कहती, 5 साल की होती तो इसे बोर्डिंग में डालना ही होता। क्यों री, क्या अभी से इतना भार हो गई बिटिया? नहीं बड़ी दी, बानी ने इसे गोदी की ऐसी आदत डाल दी है कि गोदी से नीचे रखते ही चीखने लगती है। पन्ना का काम इधर बहुत बढ़ गया था। कई बार तो उसे रिकॉर्डिंग करवाने कलकत्ता भी जाना पड़ता था। एक बानी सेन ही नहीं, पूरी पीली कोठी की दुलारी थी कली। जब से उसने चलना और तुतलाना बोलना सीख लिया था, बानी सेन तो उस पर मर मिट्टी जाती थी। बानी से कहती थी तानी, पन्ना से तान्ना और बड़ी दी से तड़ी दी। कहो ककड़ी केला, बानी उसे तोते सा पढ़ाती। ततरी तेला, चेहरे से भी बड़ी आंख घुमाकर कली कहती। हंसी का फवारा सा छूटने लगता। कभी कभी सजी सजाई गुड़िया सी कली को मुखड़ा बानी बड़ी दी के बड़े दरबार में लाकर दूध से धुली चांदी पर बैठा देती। अरे करती क्या है? बड़ी दी हड़बड़ाकर उठाने लगती। गिला कर देगी तो क्या हुआ? गंगाजल उठा उठा कर माथे पर धरेंगे तुम्हारे दरबारी तो सब पाप कलुष धुल जाएगा। क्यों है नरी मेरी कली? सिखाई बंदरिया सी कली न जाने कैसे सब कुछ समझकर नन्ही सी नाक चढ़ाकर हंस देती। तेरी माँ कौन है बता तो मेरी सोना, बानी चतुर नटिनी की भांति आकर्षक कली को अपने अनुशासन की रस्सी पर साध कर पूछती। तन्ना, तेरा बाबा कौन है बेटी? बाणी फिर अपनी मुखड़ा चपल दृष्टि कर डमरू बजाती। ये छप कली अपनी तिनके सी तर्जनी पूरी दरबारी की ओर घुमा देती। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल माँ पर पड़ी है। कुछ ही पलों में पूरे दरबार को अपनी नन्ही मुट्ठी में बंद कर कली बाणी की गोद में खिलकती चली जाती। यही कली का अक्षारंभ था क्या? क्या डॉक्टर पैद्रिक ने ऐसी ही शिक्षा देने उसे सौंपा था? पन्ना कभी कभी अपनी दुर्बलता पर स्वयं ही क्षुब्ध हो उठती। डॉक्टर पैद्रिक के पत्र प्राय ही आते रहते। अपने वादे की पक्की निकली थी डॉक्टर पैद्रिक। कली के 6ठे जन्म दिवस पर उन्होंने पन्ना को एक कृतज्ञतापूर्ण लंबा पत्र लिखा था। कली की सुंदर तस्वीर को देखकर वे मुग्ध हो गई थी। इसकी सजा ही देखकर मैं समझ गई हूँ कि तुम इसे कितने यत्न से पाल रही हो। क्या यह मुझे बताना होगा कि मैं तुम्हारी आजन्म कृतज्ञ बनी रहूंगी? पर मैं अपना वायदा नहीं भूली हूँ। मैंने तुमसे इसे केवल 1 वर्ष पालने का अनुरोध किया था, तुमने इसे 5 वर्ष की बना लिया है। मेरी एक विधवा बहन इसी वर्ष नैनीताल आ गई है, वहीं के कॉन्वेंट में नन है। इसी से मुझे पूरी सुविधा है। ऐसे पवित्र वातावरण में निश्चय ही इसके जन्म का इतिहास धूलकर उजला निखर आएगा। यदि तुम्हें ऐसे नैनीताल पहुंचाने की सुविधा न हो तो मेरी बहन स्वयं आकर ले जाएगी। पर हो सकता है पन्ना, तुम्हें इस छोटी सी अवधि में इस अभागी के लिए ऐसा मोह हो गया हो जिसका बंधन अब तुम्हें दिन प्रतिदिन बांधता जा रहा हो। यदि ऐसा है तो मेरी डार्लिंग पन्ना, ईश्वर के दिए इस उपहार को तुम मेरे अभिनंदन सहित स्वीकार करो। तुम्हारी रुचि। हड़बड़ा कर पन्ना ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी थी। अच्छा हुआ कमरे में बड़ी दिन नहीं थी। सक्की माणिक उसे चिट्ठी पढ़ते देखती तो आफत कर देती। किसकी चिट्ठी है? किसने लिखी है? क्या लिखा है? देखूं। यह भी संभव था कि बड़ी दी अपने अधैर्य से उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ भी लेती। फिर क्या उस सूक्ष्म दृष्टि से पन्ना कुछ छिपा सकती थी? हो सकता था वो स्वयं ही डॉक्टर पैद्रिक के पास जाकर कली के जन्म का पूरा इतिहास ही जान लेती। उसी दिन कमरा बंद कर पन्ना ने चिट्ठी लिखकर स्वयं अपने हाथों से लेटर बॉक्स में डाल दी थी। कली को जब रोजी ने एक बार पन्ना की गोदी में डाल दिया है तो अब वो उसे नहीं जाने देगी। कली दिन पर दिन कितनी सुंदर होती जा रही है, रोजी उसने लिखा था। तुम शायद इसे देखने पर पहचान भी नहीं पाओगी। अब उस सांवली मराघिन्नी सी बच्ची पर जैसे विधाता ने जादू की छड़ी फेर दी है। 5 ही वर्ष में यह 7-8 वर्ष की हष्ट पुष्ट बालिका लगने लगी है।
मुझे तो कभी कभी भय होता है रोजी, एवं कहीं असमय ही आकर इसे न दबोच ले। पत्र के उत्तर में रोजी ने स्वयं अपने आने की सूचना दी थी। अपनी बहन के साथ क्रिसमस मनाकर वे कली को देखने आएंगी। कई वर्षों से कहीं नहीं गई थी। पैरों का गठिया कब उन्हें एकदम ही पंगु बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। वैसे ही बिना लाठी के सहारे वे एक पग भी नहीं चल पाती थी। तुम्हारे पास आकर और उन्हें कली को देख लेने पर मैं निश्चय ही बहुत कुछ स्वस्थ हो उठूंगी। मेरी दैनिक आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, अतः तुम्हें कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। पगली रोजी, उसकी आवश्यकताएं कैसी ही क्यों ना हो, पीली कोठी क्या एक से एक ठसेकेदार विदेशी अतिथियों की आवश्यकताओं को पहले नहीं निभा चुकी है? पर वो सर्वस्व त्यागनी तपस्विनी क्या इस परिवेश में एक रात भी रह पाएगी? 4. द्वितीय युद्ध की समाप्ति के साथ ही बड़ी दी का व्यवसाय बुलंदी पर पहुंच गया था। युद्ध में अनायास ही कमाई गई ठेकेदारों की धनराशि की नहरें एक साथ ही पीली कोठी में आकर बहने लगी थी। बड़ी दी की पूर्व परिचिता 5 वैकाई अपनी खाकी मर्दानी वर्दियों को तिलांजलि दे एक बार फिर पीली कोठी के सुनहले पिंजरे में पालतू पढ़ी पढ़ाई मैना सी चहकने लगी थी। पहले रविवार को पीली कोठी दिन भर की छुट्टी मनाती। बड़ी दी अपने 7 सीटर में अपने रंगीन दलबल को भरकर दूर दूर तक घूमने निकल जाते। कभी राजगृह, कभी राजमहल, कैसा ही सम्मानित अतिथि क्यों न हो, उसे रविवार को आने पर निराश होकर ही लौटना पड़ता। पर अब रविवार को भी कोठी के मेले की सी भीड़ रहती। क्या कहेगी रोजी, वह तो इतवार को अखबार भी नहीं पढ़ती थी। इस सस्ते वातावरण में वह कली को देखकर क्या प्रसन्न होगी? क्रिसमस के दिन बड़ी दी की किरंटियों ने पीली कोठी को गोल कमरे की छटा में ऐसे बदल दी। ऐसा उत्साह तो बड़ी दी ने कभी बकरीद पर भी नहीं दिखाया था। पता नहीं कहाँ से मैगी एक छोटा सा हरा पेड़ जुटा लाई थी। उस पर जगमगाते बिजली के हरे पीले नीले लट्टू फ्रेम के लाल पीले कागजों में लिपटे रेशमी रिबन से बंधे उपहार, जापानी कंदील अनोखी जगमगाहट से जगमगा रहे थे। एक और बड़ी मेज पर लीज और सोनिया मोमबत्ती दानों में बड़ी बड़ी मोमबत्तियां सजा रही थी। आज उन्होंने बड़ी दी से विशेष अनुमति लेकर अपनी पूरी एंग्लो इंडियन बिरादरी को आमंत्रित किया था। वैसे बड़ी दी इस बिरादरी से 2 गज की दूरी ही बरतती थी। पीली कोठी के अधिकांश ग्राहक बंधे बंधाए पुश्तैनी यजमानी निभाने वाले ग्राहक थे। इस ऊंचे तबके के अतिथियों से कभी किसी प्रकार की सस्ती ही ठीठी या उच्च आचरण की बड़ी दी को आशंका नहीं रहती थी। पीते भी हैं तो दे नो हाउ टू कैरी देयर ड्रिंक्स। बड़ी दी कहती, और ये मड़ी इन अधकचरी मीमों के साहब, कोई इंजन ड्राइवर है तो कोई गार्ड। चाहते हैं कि मेरी लड़कियों को भी रेलगाड़ी के बेजान डिब्बों की तरह ही अपने साथ जैसे चाहे खींचते ले जाएं। पर मैगी को प्रसन्न भी नहीं कर सकती थी बड़ी दी। कंधे पर सुनहले बालों के रेशमी पशम झुलाती, नीली आंखों और चप्पल स्मित का जादू बिखेरती मैगी माणिक के रत्न संकलन का सबसे दामी रत्न थी। उसकी मुट्ठी भर की कमर पत्थर की मूर्ति किसी ऐसी तराशी गई देह जिसका एक एक सुगठित अंग 1.25 लाख का था, वास्तव में अपूर्व था। उसकी रुचि को देखकर कभी कभी माणिक दंग रह जाती। कभी 14 आने गज की लाल छींट का ऊंचा काला गोटा लगा लहंगा और कठियावाड़ी कंचुकी पहनकर हाथ में एक सामान्य सा चांदी को का कड़ा और गले में हंसुली पहने गोल कमरे में उतर आती। नीली आंखों से मेल खाती नीले रंगे मलमल की अबरक से चमचमाती ओढ़नी फड़फड़ाकर एक साथ अपने कितने ही प्रेमियों के हृदय में दावानल जैसा प्रज्वलित कर देती। कभी वह आती ठेठ विदेशी वेशभूषा में, टॉर्टन स्कर्ट के ऊपर महा औदार्य से प्रदर्शित हाथी दांत सा शुभ्र कठोर वक्षस्थल, शंख ग्रीवा पर पतली सोने की चेन में झूलता नवरत्न का पेंडेंट जो देखने वाले की दृष्टि को बरबस बांधता, अपने साथ खुले गले की क्रमशः नीचे उतरती आकर्षक घाटी की ओर खींच ले जाता था। मैगी सप्ताह में केवल 2 बार पीली कोठी के गोल कमरे में उतरती थी। मैं स्वभाव से ही नाजुक हूँ माणिक, उसने अपनी सखी से आते ही कह दिया था।
पर मैं तुम्हें इतना विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी तुम्हारी लड़कियाँ एक सप्ताह काम करने पर कमाएंगी उतना मैं एक ही दिन नीचे आने पर भी कमा लूँगी। ऐसी सोना उगलने वाली मशीन को भला माणिक क्यों खोने देने की मूर्खता कर सकती थी। मेरा पेशा कैसा ही क्यों ना हो, मैं एक आदर्श क्रिश्चियन हूँ, ये तुम्हें मानना पड़ेगा।